तो देखिए बेटा आगे इसमें जैसे मैंने लेखिका के बारे में बताया कि उनकी जो है इज्जत काफ़ी की जाती थी लेखिका की। कौन सी लेखिका है? मृदुला गर्ग। तो उनकी माँ के बारे में मैंने बताया कि उनकी ससुराल में जो है ऐसी कोई भी रोक टोक नहीं थी जिससे जो है उनको कोई परेशानी करनी पड़े। लेकिन मृदुला गर्ग की जो माँ थी बेटा, वो घर में ऐसा कोई भी भारी भरकम कार्य नहीं करती थी। यहाँ तक कि वो जो अपने बच्चों को भी नहलाना धुलाना ये तो दूर की बात है। तो उन्होंने जो है अपने घर में यानी कि सुबह नहा के जो है वो पूजा पाठ करके और सारा दिन जो है अपनी किताबें पढ़ती रहती थी। उनको कोई ऐसे घर का काम करने के लिए भी रोक टोक नहीं थी। तो आगे देखिएगा। अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब बने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सबसे अंग्रेज थे। तो इसमें जो है बेटा ये बताया गया और अंग्रेजों के प्रशंसक उनके घर वालों का वर्णन। मजे की बात यह थी कि हमारे इसमें ये बताया गया है कि लेखिका की जो माँ थी वो रात भर जो थी साड़ी पहना, क्योंकि उस समय जो है स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि गांधी जी का प्रचलन था उस समय, और तो वो खादी का कपड़ा चलता था तो वो खादी की जो है साड़ी डालती थी। और खादी की साड़ी जो है इसलिए डालती थी क्योंकि सभी उस समय जो है सूती वस्त्र का डाला करते थे, तो सूती वस्त्र ही ज़्यादा चलता था। तो सूती वस्त्र की साड़ी जो है भारी भरकम लगती थी उनको, और वो रात रात जो है उसका अभ्यास किया करती थी। रात रात उसका अभ्यास करने के बाद जो है कि दिन में उसको कोई ऐसे बेशर्मी उठानी ना पड़े, उनकी दौरानी जिठानी ये ना कहे कि ये कैसे साड़ी इसने डाल रखी है। तो इस प्रकार जो है मृदुला गर्ग ने साड़ी पहनने का अभ्यास जो है रात रात भर जाग कर जो है किया था। तो उन्होंने इस प्रकार आगे देखिएगा बेटा। देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहिबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सन कबरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। कहने का तात्पर्य कि लेखिका की माँ जो थी बेटा मृदुला गर्ग, उनकी जो है इतनी राय ली जाती थी घर में कि जो उनकी राय ली जाती थी, क्योंकि वे पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी होने के कारण उनकी राय मानी जाती थी।
तो सभी लोग सोचते हैं अच्छी हिराई होगी इनकी। एक बात उनमें और थी कि वो जो है कभी किसी की गोपनीय बात यानी कि गुप्त बात जो है एक दूसरे को नहीं बताती थी। तो सभी जो है घर में या बाहर उनकी इज्जत किया करते थे। तो इस प्रकार जो है उनसे कोई भारी भरकम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कोई कार्य ऐसे घर में नहीं करवाया जाता था। वो अपना सुबह नहा धो के और जो है पूजा पाठ करने के बाद, और जो है वो एक बड़ी ही नाजुक स्त्री थी। कौन? नदुला गर्ग की जो माँ थी वो एक बड़ी ही नाजुक स्त्री थी। वो कोई कार्य भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों को भी नहीं पाला था। यहाँ तक कि 5 लड़कियाँ थी इनको और 1 लड़का राजीव था। तो ये जो थी अखबार पढ़ती थी, पत्र पत्रिकाएं पढ़ती थी, बाकी इनको कोई जिम्मेदारी घर की इनके ऊपर नहीं। आगे देखिएगा बेटा। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए, जिस दिल से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ते में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? साहिबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। 1, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और 2, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। जैसे बेटा मैंने आपको भी बताया कि वो जो है मृदुला गर्ग की माँ कभी किसी की गोपनीय बात यानी कि किसी ने जो बात उनको बताई थी वो किसी को नहीं बताती थी। इस कारण जो है उनकी इज्जत की जाती थी, और जो है वो साहबी खानदान से थी और साहबी तरीके जो है अपनाती थी एक तरीके से। यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों को कभी लाड़ प्यार या अच्छे जो है रहनी होने की भी सीख दी। ऐसा उनके घर नहीं था। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त में हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। जैसे लेखिका ने इसमें बताया बेटा, जब उनके घर में कोई चिट्ठी पत्र आया करता था तो किसी भी की भी हिम्मत ये नहीं होती थी कि उस चिट्ठी को खोल ले। तो यहाँ तक कि जो है लेखिका की माँ यानी कि मृदुला गर्ग की जो माँ थी वही चिट्ठी पढ़ती थी और वही जो है सबको जवाब बताती कि उस चिट्ठी में क्या बताया गया है। किसी की हिम्मत ऐसे नहीं होती थी कि वो किसी की भी चिट्ठी आई तो उसी की जिम्मेदारी होती थी, वही जो है उनको पढ़ती थी। तो आगे देखिएगा। आधा वक्त किताबें पढ़ते में बीतता था।
बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? साहिबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। एक, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दो, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त में हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेख से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो भी गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। यहाँ पर बेटा बताया गया है, मृदुला गर्ग जो लेखिका है, उन्होंने बताया कि जो मेरी परदादी थी, उन्होंने जब मेरी माँ को पहला बच्चा हुआ तो उन्होंने जो है मंदिर में जाके एक मन्नत मांगी। और वो क्या मन्नत मांगी कि जो है मेरे घर में सबसे पहला बच्चा एक पोती होनी चाहिए, यानी कि लड़की होनी चाहिए। और ये बात जो है उसने गोपनीय नहीं रखी उनकी परदादी ने। ये बात जो है यानी कि सभी को उजागर कर दी गई, यानी कि सभी को वो बात बता दी गई। तो कोई जो है अपना वंश चलाने के लिए बेटा सबसे पहले लड़के की मन्नत मांगता है। और जो थी लेखिका की परदादी जो थी वो लीक से हटके चलने वाली नारी थी, जहाँ से जिस रास्ते से सब चलते हैं उससे हटके यानी कि अलग रास्ते से वो चलना चाहती थी। तो इस प्रकार जो है सभी लोग जो हैं अपना पहला पोता या जो है पोता मांगते हैं। तो लेखिका की जो है परदादी ने अपनी बहू के लिए यानी कि लेखिका की माँ के लिए पहले बच्चे के रूप में जो है पोती के रूप में यानी कि एक लड़की की मन्नत मांगी। और यहाँ तक कि बेटा एक लड़की क्या मांगी, फिर जो है ये 5 बहनें हुई। कितनी? 5 बहनें हुई। सबसे नंबर 1 अचला, सेकंड मृदुला गर्ग, ये आपको नाम याद होने चाहिए बेटा। पहले अचला, सेकंड मृदुला गर्ग जिसका ये वर्णन किया गया है, जो इस लेसन की राइटर है। और थर्ड जो थी चित्रा, और 4th रेनू, और जो है 5th एक तरीके से जो थी इनकी बहन थी 5th। और 5 जो है इनके एक भाई था, उसका नाम जो था क्या था? राजीव था। क्या था? राजीव। आगे देखिएगा। उनकी फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसीलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था।
है, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि वह दस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो बताया गया कि जो भी और उनकी चोर का बरसाती हृदय मांगती परिवर्तन। थी तो वो ही उनकी जो है मन्नत पूरी हो जाती थी बेटा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान वह कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई, पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला। माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। तुम्हारी घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफॉइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था।
इसीलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज्यादा नाना थे, इसीलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। तो इसमें जो है बेटा मृदुला गर्ग ने अपनी माँ के बारे में बताया कि मेरा जो है कैसे थी, मेरी परदादी कैसी थी, तो इसके बारे में ने पूरी जानकारी दी इसने मृदुला गर्ग ने। तो इसने जो है अपने माँ के बारे में बताया कि मेरी माँ जो है किस तरीके की थी और जो है उन्होंने मैं किस तरीके से जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है भाग लिया, इस तरीके से। तो जो है बेटा इसमें आज के लिए इतना ही। मैंने ये 9th क्लास को जो है डीजी क्लास में कौन सा लेसन करवाया है मेरे संग की नोट पे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।